हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134। इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर जो है हमारा वह 11। इसमें हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे परिचय की। इसमें हम समझेंगे कि कौन से टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में आपको पता होगा, हम पहले भी इसके बारे में जो है बात कर चुके हैं। ठीक है, आपने जो है अपनी पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 12 वगैरह, इन सब में बहुत सारे जो टॉपिक हैं ये वैश्वीकरण के रिलेटेड जो है आते हैं। देखिए समझिए, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया जाता है। साथ में क्या होता है, व्यापार होता है, आदान प्रदान होती है चीज़ें के, वस्तुओं का और सेवाओं का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वैश्वीकरण के अंतर्गत होती हैं। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि मान के चलो आपके पास ज़्यादा विकल्प जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्या करना है, आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है 25,000 का। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो अंडर 25,000 बहुत सारे जो ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो वैश्वीकरण नहीं होता, या हमने क्या है दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार नहीं बढ़ाए होते, तो हमारे पास हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं वही होते। तो वैश्वीकरण यही होता है, इससे हमें बहुत सारे जो विकल्प हमारे सामने मिल जाते हैं, दूसरे देशों की जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे देश की चीज़ें दूसरे देश जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस में क्या होता है, इसमें फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, आगे देखेंगे हम क्या क्या है। पहले यहाँ पर समझ लीजिए, वैश्वीकरण ने परिवहन और संचार के साधनों में तीव्रता से बदलाव किया है। ठीक है, अब इससे आप देख सकते हो कि इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन होता है। टेक्नोलॉजी अब बहुत रफ्तार से है, बढ़ती है। ठीक है, तो पूरा जो विश्व है तेज़ी से बदल रहा है। वैश्वीकरण के कारण एक देश दूसरे देश के और करीब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। तो उनके बीच में व्यापारिक रिश्ते जो हैं, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक रिश्ते भी जो है वो मजबूत होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण की। ठीक है, पहले तो वैश्वीकरण की बात करेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच संबंध, राजनीति से रिलेटेड। ठीक है, वैश्वीकरण में वैश्वीकरण की उत्पत्ति, वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। वैश्वीकरण, फिर लास्ट में उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन के ऊपर बात करेंगे कि इसकी बुराई क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं वो वैश्वीकरण के सपोर्ट में भी है, बहुत सारे जो लोग हैं वैश्वीकरण के आलोचक भी हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, उनको कमियां दिखती होगी तो आलोचना करते होंगे। तो इसी प्रकार से इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने वैश्वीकरण की परिभाषा है। ठीक है, तो परिभाषा समझ लेते हैं, किसने कैसे कैसे जो है इसकी परिभाषा दी है। अगर सामान्य अर्थों में हम बात करें तो वैश्वीकरण का मतलब होता है, वैश्वीकरण का अभिप्राय होता है भौगोलिक सीमाओं का ना होना। ठीक है, वैसे सीमाएं तो होती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर व्यापार से रिलेटेड कोई सीमा नहीं होती। कोई भी किसी के देश में जो है अपना सामान जो है वो आदान प्रदान करता है। भौगोलिक दूरियों की समाप्ति हो जाती है, ऐसा लगता है कि क्या है कि वो देश हमारे देश के करीब है, ऐसा प्रतीत होता है। इसे अलग अलग देश के आपस में संबंध बना सकते हैं, अलग अलग देश आपस में संबंध बनाते हैं, विचारों का, तकनीकों का यहाँ पर क्या है आदान प्रदान होता है। अगर हम एंथनी गिंडेंस की बात करें यहाँ पर, तो उनके अनुसार जो है वैश्वीकरण क्या है, विश्व के सामाजिक संबंधों की गहना उसके रूप में जो है परिभाषित किया जाता है उनको। मतलब जो आप समझ रहे हो, इसको व्यापारिक संबंध के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। जो दूर दराज क्षेत्रों को इस प्रकार से जोड़ता है, वो कहते हैं कि ये क्या है, दूर दूर क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जोड़ता है। स्थानीय घटनाओं को, जैसे कोई घटना हुई तो उसको कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं का जो है आकार मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो वैश्वीकरण से यही होता है कि किसी भी देश के साथ हमारा संबंध होता है, उसके बीच में व्यापार होता है। ठीक है, और खुला हुआ व्यापार होता है, कोई ज़्यादा जो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वैश्वीकरण की विशेषता समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण की जो है क्या विशेषता है। इसके अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसके माध्यम से सेवा और तकनीक और पूंजी आदि का आवागमन होता रहता है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैंने आपको पहले ही बताई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है दो या दो से अधिक जगह जो अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि कोई यूएस की कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत लोकप्रिय है, तो वो क्या करेगी, वो भारत में आके अपना कंपनी जो स्थापित करेगी। तो उससे क्या होगा उसको कि अगर यहाँ पर भारत में आके अपनी कंपनी स्थापित करती है
और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको क्या टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि आप समझ रहे हो, उसका जो वस्तु है आ, वो जो है अच्छे से बिकेगा, प्लस में क्या है, लोगों को यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस पर टैक्स कम होगा तो जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा। प्लस में और क्या होगा, जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ पर भी उसने अपना जो कंपनी है दूसरी उसको स्थापित किया है, तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके सेवा तकनीक इन सभी चीज़ों का क्या है, मतलब आएगी देश के अंदर में, सेवा आएगी, तकनीक आएगी, पूंजी आएगा, क्योंकि बहुत बड़े पैसे के तौर पे वहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश के अंदर स्थापित होती है। अगर किसी देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगाई गई है तो वहाँ पर रोज़गार के जो अवसर है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, टी शर्ट हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सभी आजकल के नौजवान की संस्कृति है, ठीक है। आजकल के जो लड़के हैं, जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती है, भले वह दुनिया के किसी भी कोने से आई हो, ठीक है। तो हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, अपने पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे बहुत सारे फास्ट फूड होते हैं, आपको पता होगा दिल्ली मुंबई में जो हम खाते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड होते हैं। और वो फास्ट फूड हो सकते हैं कि भारत के अलग अलग कोने से आए हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग भारत के दुनिया के अलग अलग कोने से आकर डायरेक्ट हमें मिल रही है, ऐसा नहीं है। उनके आइडियाज़ अलग अलग कोने के आ सकते हैं। वो जो चीज़ है, हो सकता है वो हम भारत ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है भारत की वो फास्ट फूड ना हो, वो कहीं और देश से आई हो, लेकिन यहाँ पे प्रचलित हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल इसकी उपभोक्ता संपूर्ण विश्व में है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो क्या है, सब जगह है, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड हो गए, और ये बहुत सारे ब्रांड है जो कि क्या है कि सब जगह उनकी जो ब्रांचेस है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे फेमस है वो सब, तो ऐसी ये सभी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, वैश्वीकरण के आयाम के बारे में समझते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में वैश्वीकरण की भूमिका को समझने के लिए क्या है, हमें उनके आयाम को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, उसके जो है निम्नलिखित आयाम दिए गए हैं, उसे पहले समझ लेते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण समझते हैं क्या है। वैश्वीकरण के कारण क्या है, दुनिया के देशों में व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि वैश्वीकरण के कारण जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो व्यापार को ही होता है, ठीक है। जो व्यापारी है वो अपना सामान बेच सकता है, जो एक देश है वो अपना सामान दूसरे देश में बेच सकता है, ठीक है। उसके पास जो कस्टमर बेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। वैश्वीकरण में शामिल देशों के बीच क्या आपसी निर्भरता बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मान के चलो कि कोई एक देश है, वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत बढ़िया बनाता है, उससे वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बढ़िया बनाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि वो ए देश है जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट है उसने क्या करा है, बी, सी और डी, ठीक है। तो इन जगह अपनी जो है पूरी जो मार्केट है उसको कैप्चर कर रखा है। तो वहाँ पर क्या है, दूसरे देशों में ए देशों की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बिकती है, और उन देशों की जो खुद की वस्तु है वो उतना लोग अच्छा नहीं मानते उसे, ठीक है। तो लोग उसे नहीं खरीदते। तो ये क्या है, जो ये बाकी के बी, सी और डी देश हो गए, ये ए देश के प्रोडक्ट पर क्या है, निर्भर हो जाएंगे। वहाँ की जो जनता है वो उसी की डिमांड करेगी, और फिर जो ए देश है उसी की सप्लाई करेगा। तो यही सारी जो चीज़ें ये होती है। कई कबार क्या होता है कि जो देश है उसकी जो जनता है वो उस चीज़ को उतना अच्छे से एक्सेप्ट करती है, उसकी डिमांड करती है कि निर्भरता जो है बढ़ जाती है उस देश के ऊपर में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको लेकर संसार के ज़्यादातर जो आबादी है वो खुश है, क्योंकि उनके पास चीज़ों के ज़्यादा विकल्प हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जनता जो ज़्यादातर जो खुश होती है, इस कारण से वैश्वीकरण के समर्थक इसको संसार के लिए वरदान मानते हैं। तो अब मैंने आपको बताया वैश्वीकरण के कुछ समर्थक भी हैं, ठीक है, जो वैश्वीकरण के कुछ आलोचक भी हैं। तो जो समर्थक है वो इसको वरदान मानते हैं, जो आलोचक है वो उसको बुरा मानते हैं। तो लेकिन जो ज़्यादातर जो आबादी होती है देश की, वो क्या है, वो वैश्वीकरण से खुश है, क्योंकि उसको ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए कि हम फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, और आपको क्या है कि एक बजट है, उस बजट के अंदर आपको फ़ोन ख़रीदना है। तो हो सकता है कि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो आपको इतने कम प्राइस में इतने अच्छे वाला फीचर्स फ़ोन जो है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो और अगर मान के चलिए कि उसी आपको क्या है, फिर मजबूरन में आपको उसी देश का, मतलब कि जिस देश में रहते हैं उसी देश का जो है सामान लेना होता, ठीक है। तो और वो आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, तो फिर वो सही नहीं होता।
और फिर क्या है, देखो जब कंपटीशन नहीं होता तो आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो उसमें ज़्यादा जो है फीचर्स नहीं लाए जाते, उसको ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया जाता। लेकिन वैश्वीकरण के क्या कारण क्या होता है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि सभी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो उसमें सुधार करेंगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये होंगी। तो बहुत सारे वैश्वीकरण के फ़ायदे भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण को समझते हैं कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करते थोड़ी। देखिए, वैश्वीकरण ने संसार के हर भाग को, ठीक है, समाज एवं समुदाय को प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण से क्या है कि वैश्वीकरण से ऐसा नहीं है कि केवल जो व्यापार है उसी में जो है बहुत ज़्यादा क्रांति आई है, ऐसा कुछ। इसमें क्या है कि आर्थिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक है उस पर भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। जैसे कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण में क्या है, जैसे वेशभूषा हो गई, ठीक है, जीन्स, साड़ी, कुर्ता, पजामा, खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है, ये सब भी क्या है, मतलब दूसरे देशों से वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, वो जो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और चलन चलने लग जाता है उसका, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, हो सकता है कि हमें अपने देश की पसंद ना आए और दूसरे किसी देश की जो कपड़े हैं वो पसंद आए, फैशन है पसंद आए, तो ये सारी चीज़ें होती है। विकासशील और विकसित देश, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विकासशील देश की और विकसित देश की। तो विशेषकर जैसे अमेरिका हो गया, तो उसकी संस्कृति का प्रभुत्व का जो है शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका की संस्कृति जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही हो, तो इससे क्या हो सकता है, जो विकासशील देश है उसकी जो खुद की संस्कृति है, उस खुद की संस्कृति के लिए ये चीज़ जो है खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसकी जो खुद की संस्कृति है वो ख़त्म होती जा रही है और दूसरे देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर हावी होती जा रही है। तो ये आप इसको आप वैश्वीकरण के वो समझ सकते हो, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे देखते हैं। देखिए, यह है पर्यावरण वैश्वीकरण, ठीक है, इसमें क्या है ये समझते हैं थोड़ा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग जाता है। तो ये सभी किसी एक राष्ट्र के नियंत्रण से परे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि ग्लेशियर का पिघलना हो गया, या मान के चलिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, या ओजोन लेयर की बात आ गई यहाँ पर, यानी कोई भी ऐसी बात आ गई जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उसे उसे कोई भी जो देश है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई एक देश। उसके लिए क्या है, सभी देश को मिलकर और उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ओजोन लेयर की बात करते हैं कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, किसी प्रदूषण की वजह से, पर्यावरण की वजह से उसमें क्या है कि हानि हो रही है। तो कोई जो एक देश है वो इस चीज़ को जो है वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए क्या है, जो पूरा देश है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, पूरी दुनिया को क्या है साथ में यहाँ पर जो है आना होता है, ठीक है। सभी देश को, एक देश की यहाँ पर बस की बात नहीं रह जाती, तो सभी देश को क्या है साथ में आना होता है और फिर इस पर्यावरण के मुद्दे पर बात करनी होती है कि क्या करी जाए। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। इसके लिए क्या है, सामूहिक प्रयास की अत्यधिक आवश्यकता है, मतलब सब जने जब मिलकर इसमें बात करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, इसका जो समाधान है वो निकालेंगे, तभी क्या है यहाँ पर सही चीज़ हो सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन हो गया या अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हो गया, ये सारे आपस में मिल जाते हैं और पर्यावरण की इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, जो कि जिससे वो चीज़ जो है सॉल्व हो सके, ठीक है, ठीक है। तो उसके सुधारात्मक उपाय, ये सारी जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्वीकरण की आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण की आलोचना की बात कर लेते हैं हम कि वैश्वीकरण की जो है आलोचना करी जाती है तो क्यों करी जाती है, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो क्या है, वो सारी जो बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नागरिक जो है राष्ट्रीय वस्तुओं का इस्तेमाल करने की बजाय दूसरे देश की वस्तुओं पर निर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है, कई कभार क्या होता है कि जो देश के लोग होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, वो राष्ट्रीय वस्तु यानी अपनी खुद की बनाई हुई वस्तु का इस्तेमाल करने की बजाय क्या है दूसरे देश की वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो इससे क्या है, इससे नैतिक मूल्य का जो है ह्रास होता है, यहाँ पर ये जो दिक्कत है ये आती है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कारण ये है कि एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता, ठीक है। तो जब ये हो जाता है तो ये क्या है, ये ठीक तो होता है, लेकिन कभी कभार क्या है कि ये नुकसानदायक ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान के चलो कि किसी देश पर हम बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड
है, ठीक है। किसी देश पे हम बहुत ज़्यादा जो है निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या है कि उस देश के साथ हमारी जो है तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब हम उससे जो है संबंध नहीं बना के रख सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो क्या होगा, उससे उससे जो है यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए ज़्यादा निर्भरता होना भी जो है वो गलत है। आत्मनिर्भर, फिर क्या है, वहाँ पर जो सिचुएशन आएगी वो आत्मनिर्भर होने की आएगी, ठीक है। तो जो आत्मनिर्भरता है वो एकदम से नहीं आ जाती, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं भारत और चीन की, ठीक है। जो भारत है उसकी अगर आप यहाँ पर मोबाइल बनाने वाले कंपनियों की बात करोगे तो भारत में मोबाइल इंडियन ब्रांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। तो इंडियन ब्रांड अगर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है तो इसका मतलब हम क्या है, चीन के ब्रांड पे ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है, निर्भर है ज़्यादा उन पे, ठीक है। उनके जो फ़ोन्स आते हैं तो वो हम उन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, और इंडिया के जो ज़्यादा लोग हैं वो चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन लेते हैं, जैसे ओप्पो, वीवो और बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऐसी, तो उसके ज़्यादा फ़ोन जो है लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान के चलिए कि हमारे साथ जो है चीन और भारत के बीच में कोई ना कोई जो मुद्दा है वो हो जाता है, तो उसमें क्या है, भारत को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना होता है। भारत सोचता है कि अपने खुद के ब्रांड के जो फ़ोन अगर लोग ज़्यादातर ले तो वहाँ पर बढ़िया जुगाड़ रहेगा। तो अब खुद के जो ब्रांड है, जैसे खुद के ब्रांड अपने हो गए माइक्रोमैक्स, लावा, तो ठीक है, तो माइक्रोमैक्स और लावा इन सब के जो फ़ोन है वो ज़्यादातर जो है इंडिया में नहीं बिकते, ठीक है, मतलब मोस्ट पॉपुलर नहीं होते, बेस्ट सेलिंग नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भारत उन कंपनियों को, जो कंपनी है उन कंपनी को क्या करती है, भारत मोटिवेट करती है, उनको क्या है प्रोत्साहन करती है, उनको सपोर्ट करती है पैसों से रिलेटेड चीज़ों को, कि अपने आप को विस्तार करें और अच्छे अच्छे फीचर जो है प्रोवाइड करें कॉम्पिटिटर में। जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन वाला फ़ोन है, अंडर 10,000 अंडर 25,000, उसके बीच में जो है इंडिया भी अपना जो है फ़ोन निकाल कर लाए। तो इसके लिए सरकार को मतलब कोशिश करनी पड़ती है, और ये चीज़ें एकदम से नहीं आती, ठीक है। इसमें टाइम लग जाता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगर सरकार ने सपोर्ट करा तो एकदम से खड़ी हो गई वो कंपटीशन में, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर करता है, और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विदेशी पूंजी का भी निवेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों में क्या होता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर बना दें तो क्या होगा, किसी दिन ये सिचुएशन आएगी, जो सिचुएशन मैंने आपको बोली है, ठीक है, वो हानिकारक हो सकता है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर वहाँ पर अचानक से टर्न जो है वो नहीं हो सकता, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये वैश्वीकरण के आप यहाँ पर नकारात्मक जो हम पॉइंट्स है उसे समझिए, और ये आलोचना जो करने वाले हैं वो इस प्रकार की आलोचना के तर्क जो है देते हैं, जो कि कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ठीक भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या आपकी जो वीडियो है ये ख़त्म हो चुकी है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यही सारी जो बातें हैं। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।